देखो इंडिया, देखो ना OMG ये मेरा इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया के फैबुलस सफर में मिलते हैं मुझे कई सरप्राइजेस, कुछ अमेजिंग स्टोरीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की और कुछ ऑसम एक्सपीरियंसेस, ऐसी ऑसमनेस जिसे देखकर आप भी कहेंगे OMG ये मेरा इंडिया। आज के एपिसोड में किसी को पढ़ने की इतनी आदत है कि ऑफिस से छुट्टियां लेकर एग्जाम्स देते हैं। उसके बाद साड़ी पहनकर जंग के मैदान में उतरने वाली वॉरियर अम्मा, ऐसी पेंटिंग जो इतनी रियल है कि उसके सामने रियल भी डुप्लीकेट लगता है। और फिर ऐसे बच्चे जो सिर्फ दिखते छोटे हैं, काम बड़े करते हैं। ये है बच्चों का न्यूज़पेपर। सो लेट्स बिगिन OMG ये मेरा इंडिया। ऑसम है देखो इंडिया, देखो ना OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया सीजन 2। मेरे जो को पैसेंजर हैं मुत्तु स्वामी जी, इनको सिर्फ तमिल आती है। मुंबई से लेकर चेन्नई स्टेशन पहुंचने तक इन्होंने तमिल में मुझे अपने जीवन की कहानी सुनाई। मैं सच कह रहा हूं, एंड में मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा अंकल मुझे तमिल नहीं आती, आपने अभी तक जो कुछ भी बोला है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मेरे जो बगल में बैठे हैं इन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये कह रहे हैं कि जीवन एक संघर्ष है, यहाँ रोज परीक्षा देनी पड़ती है। और शायद इस सज्जन की बातों को तमिलनाडु के एक सीनियर लेक्चरर ने अपने दिल पर लगा ली। प्रोफेसर VN पर्थिबन सालों से सीख ही रहे हैं। हर बच्चे का यह सपना होता है कि बस एक बार डिग्री मिल जाए तो पढ़ाई से पीछा छूट जाए। बट देयर इज वन गाय इन चेन्नई जिन्हें एग्जाम्स की टेंशन नहीं होती। उन्हें यह टेंशन रहती है कि कहीं उनसे कोई एग्जाम छूट ना जाए। मिलिए डिग्रियों के भंडार, एजुकेशन के रजनीकांत, चेन्नई के प्रोफेसर VN पर्थिबन। I have completed more than 140 degrees, MA Economics, MA Rural Development, MA Public Administration, MA Political Science, MA Human Rights, MCOM General, MCOM Banking, MCOM Financial Management, MSc Psychology, MSc Environment, MSc Ecology, MBA Finance, MBA General, PG Diploma Personnel Management Industrial Relations, PG HRDI, PG HRM, PG Financial Management. Many institutes I studied. So it comes around 140 degrees. चक्कर तो नहीं आ गया ना? 140 से भी ज्यादा डिग्रियां। OMG 140 degrees. That is insane. That's bizarre. It took me a lot of years to get my bachelor's and master's. हमारे से एक डिग्री करते करते हमारी हालत खराब हो गई थी। 140 डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा है। I agree with these people. पर्थिबन जी, सच बताऊं, आपके पास जितनी डिग्रीज है ना, मैंने कुल मिलाकर उतने दिन पढ़ाई भी नहीं की होगी। लेकिन सर जी जरा हमको बताएंगे आपको ये पढ़ाई की आदत लगी कैसे? See, when I do my first degree, what happened? I got 59.99, very marginally defeated. So my mother expressed a sadness. Okay, one day I must bring my mother to the university and I must get my first rank. This was my first insight. So thereafter I continuously study from 1981 onwards till date. मतलब एग्जाम्स देने का सफर एक इमोशनल मोटिवेशन की तरह शुरू हुआ और अब इनका पैशन बन गया है। पर्थिबन जी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज किए जा रहे हैं और इसके लिए वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा स्टडीज में ही खर्च करते हैं। और आपको पता है कि पर्थिबन जी अपने दिमाग को चार्ज कैसे रखते हैं? पढ़ के और पढ़ा के। अब जरा इनके एक दिन का स्केड्यूल तो सुनिए। Morning I will get up 5 o'clock. I will be ready around 6 o'clock. Then morning I will go to one professional institute. There I will take class up to 8:15. From 8:15 to 8:30 I will come to the college. College will be there up to 11:30. 2 o'clock I will move to another institute. There I am taking MA Labor Management. 2 to 4 I will be there. I will go to 4:30 on MBA Institute. There I teach up to 6 o'clock. Then evening 6:30 I will go to ICWA Institute. There I am taking classes. It will be over around 8:30. Then 8:30 I will go to Anna University and I have to drop to house around 10 o'clock. I take 2 or 3 idlis. Then I go to the bed, I sleep. The whole day is gone. गॉन? क्या कहा गॉन? लगता है इनके पास तो अपनी बीवी के लिए भी टाइम नहीं होता होगा। Many relatives ask, where is your husband, why he is not coming to anybody's functions and all. But what to do? He is
not willing to attend functions. He is only interested in studies. अरे लक्ष्मी जी, अगर पार्टी में स्नैक्स की जगह क्वेश्चन पेपर बंटते ना तो ये पार्टी में जरूर आते, लेकिन इन्होंने तो अपने पढ़ाई की पार्टी में पूरी फैमिली को शामिल कर लिया है। One exam, myself, my wife, my son, my daughter, all the members wrote the exam. Even that exam I came first. मतलब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये हर तरह के कंपटीशन बीट करते ही हैं, पर घर में भी इनका कंपटीशन ऑन रहता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया में ओनली 8.15% लोग ग्रेजुएट्स हैं, पर एक तरफ प्रतिबंध जी हैं जिनके पास 140 डिग्रीज हैं, पर उन्हें अब भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। Now I am 140. Another result will come next week. I will not add one by one. Next I will say 150 or 160. If you come after 3 years, I will say 180. If you come after 10 years, I will say 200 I crossed. Money is there, time is there available. I can write any time exam. मतलब डिग्री लेने का ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। 140 एंड काउंटिंग। हे डिग्रियों के देवता, आपकी तो हर डिग्री प्राउड फील करती होगी, सोचती होगी वाओ, मैं प्रोफेसर प्रतिभन को मिली। चेन्नई के प्रतिभन जी से मिलके मैं पहुंच गया हूं गॉड्स ओन कंट्री केरला के खूबसूरत शहर कोची में। अलग अलग एग्जाम दिए हर बार, लेकिन डिग्री हासिल की बार बार। इन्होंने एक चीज साबित कर दी है कि नॉलेज पाने के लिए एज इज नो बार। चलिए कुछ नया करते हैं। अब मैं फिशिंग सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये हैं चाइनीज फिशिंग नेट्स। ये कोची और कोलम में ही पाए जाते हैं। 1350 एडी में एक चाइनीज एक्सप्लोरर यहाँ पर आए थे जिनका नाम था चेंग हा। उन्होंने ये फिशिंग नेट हमें दिया था। आइए इनके पास चलते हैं। आए अंकल। अच्छा अंकल, ये चाइनीज फिशिंग नेट है ना, इसमें मेरे को थोड़ा फिशिंग करना है। No, you are not good enough. ऐसे ही होता है, हमारे हिंदुस्तान में जीनियस लोगों की कोई कदर नहीं है, लेकिन एक दिन देखना यही आदमी मेरे पीछे भागेगा। जय माँ गुरु माँ मीनाक्षी अम्मा स्टूडेंट। मीनाक्षी अम्मा स्टूडेंट तू? हाँ। कलरिंग पार्टी स्टूडेंट? यस। पहले क्यों नहीं बोला भाई? Come, let's Fishing? Fishing, yeah, sure. Ah, come on. Yeah. केरला के छोटे से गांव पुत्तुपनम में हम मिलने आए हैं एक वॉरियर आंटी से। ये है मीनाक्षी अम्मा, एक कलरी पैटू एक्सपर्ट, एज 74 इयर्स, और इन्हें चैलेंज किया है 25 साल के नौजवान ने। पर लगता है कि इन भाई साहब को अंदाजा नहीं है कि जितने साल के ये हैं उसके दुगने से भी ज्यादा साल से मीनाक्षी अम्मा कलरी पैटू की प्रैक्टिस कर रही हैं। जी हाँ, कलरी पैटू से इनका नाता पिछले 67 इयर्स से है, और इस उम्र में भी इनके जोश के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और यही बात इन्हें बनाती है इंडियाज ओल्डेस्ट कलरी पैटू एक्सपर्ट। कलरी पैटू को वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म माना जाता है, जिसकी शुरुआत करीब 3000 साल पहले केरला में हुई थी। और ये मार्शल आर्ट सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों में दफन ना हो जाए, इसलिए मीनाक्षी अम्मा ने कलरी पैटू के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं सिर्फ 7 साल की थी जब मेरे पिता ने मुझे एक कलारी में भर्ती किया था। उस समय मैं उस कलारी की इकलौती फीमेल स्टूडेंट थी, मगर मेरे पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने लड़कों के साथ सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्हें हराना भी शुरू कर दिया था। मीनाक्षी अम्मा साल में लगभग 60 कलरी पैटू परफॉर्मेंस देती हैं, और इस एज में हर मुश्किलों को पीछे छोड़कर जब मीनाक्षी अम्मा मैदान में उतरती हैं तो देखने वालों की तालियां और सीटियां तो अपने आप निकल जाती हैं। भाई बात तो सही है गुरु, अगर सामने 74 इयर्स की इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन कलरी पैटू एक्सपर्ट कमाल दिखा रही हो तो मुंह से तो OMG निकल ही जाता है। कलरी पैटू के लिए उनका डेडिकेशन कहिए या ऊपर वाले की मर्जी, उनकी शादी भी उनके गुरु राघव मास्टर से हो गई। राघव मास्टर जी और मीनाक्षी अम्मा का एक ही सपना था कि कलरी पैटू जैसी आर्ट फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। राघव मास्टर जी तो अब नहीं रहे, पर अपने कदाथ नंदन कलरी संगम में मीनाक्षी अम्मा आज भी उनके सपनों को हर दिन सच बना रही है।
मीनाक्षी अम्मा कमाल की ट्रेनर भी हैं। उनके स्कूल में 150 स्टूडेंट्स कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनमें से 1/3 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स 6 साल से 26 साल की लड़कियां हैं। लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी कलारी में हर तरह के परिवार के बच्चे आते हैं। कई तो ये कला सीखने के लिए विदेश से भी आते हैं। अम्मा का स्वभाव वैसे तो बहुत शांत है, मगर जहाँ बात सिखाने की हो तो वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। गलत मूव करने पर हमें वो छड़ी से धमकाती भी है, मगर मारती कभी नहीं। इस एज में फिजिकली फिट और मेंटली फोकस्ड मीनाक्षी अम्मा उनके हर स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है। आई नो आपके मन में भी यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बाकी सब तो ट्रेडिशनल अटायर यानी कच्छा कटील पहने हुए हैं, पर हमारी जो मीनाक्षी अम्मा है ये कलरीपयट्टू भी साड़ी में ही क्यों कर रही हैं? उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। मलयाली औरतें अपने ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी में बेस्ट लगती हैं। मुझे आज तक साड़ी में कोई भी मूव करने में कभी भी दिक्कत नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी औरतें क्यों नहीं कर सकती हैं। आई एम श्योर आपको देखकर कई लेडीज को प्रूफ मिल गया होगा कि साड़ी को वो अपनी वीकनेस नहीं पावर भी बना सकती हैं। मीनाक्षी अम्मा एक लिविंग लेजेंड हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ कलरीपयट्टू के लिए डेडिकेट कर दी। पिछले 67 इयर्स से कंसिस्टेंटली कलरीपयट्टू को एक नए मकाम पर ले जा रही हैं और आज 74 इयर्स की उम्र में भी उनमें वही जोश और जुनून है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, साड़ी में कलरीपयट्टू करने वाली मीनाक्षी अम्मा जैसे लेजेंड्स आज भी हमारे इंडिया की शान बढ़ा रहे हैं। OMG ये मेरा इंडिया। अब मैं जा रहा हूं ढूंढने हमारी अगली OMG स्टोरी। So don't go away. See you after a short break. ब्रेक के उस पार मिलेंगे ऐसे आर्टिस्ट से जिसकी कलाकारी देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे। और फिर दिल्ली का कौन सा न्यूज़पेपर है जहां के रिपोर्टर्स, एडिटर्स, फोटोग्राफर्स सभी ये स्मार्ट बच्चे हैं। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया सीजन रंड मतलब सीजन 2। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जमीन पर रह के मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और है। ये फिशिंग नेट देख रहे हैं आप, बैलेंस टेक्निक से चलता है ये फिशिंग नेट। ये पत्थर नीचे आते हैं, फिश नेट ऊपर आता है और मछली पकड़ ली जाती है। मैंने भी आज कई सारी मछलियां पकड़ी है ना। अरे ओ सांभा, हम कितनी मछली पकड़े हैं रे। अरे वाह क्या रिएक्शन दिया है अंकल, आप तो एक्टर बन सकते हो। यस यस। मछली तो हमने पकड़ ली है, अब खाने का टाइम है। वेटर वेटर, थैंक यू वेरी मच। अरे अंकल कमाल यार, ये फिश तो एकदम असली लगती है ना। अरे लगता ही नहीं कि पेंटिंग है। ये अंकल पेंटिंग किसने बनाई है? मुंबई से एक टूरिस्ट आए थे, अच्छा उन्होंने बनाई और हम कह दिए। आपको गिफ्ट दिया है? अरे वेयर इज दिस टूरिस्ट? कौन है ये टूरिस्ट? अरे ऐसे हीरो लोग की तो हमको जरूरत रहती है। अरे मेरी OMG अगली स्टोरी का हीरो यही है। अरे मच्छी छोड़ो, हीरो को देखो, हीरो को। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉल्ट डिज्नी और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे जीनियस लोगों में कॉमन क्या है? सोचो सोचो, मैं बताता हूँ। थियरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। एनिमेशन किंग वॉल्ट डिज्नी को जॉब से निकाल दिया ये कहके कि उनकी इमेजिनेशन में दम नहीं था। और पॉपुलर हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को एक फिल्म स्कूल ने 3 बार रिजेक्ट किया। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के रहने वाले इस यंग आर्टिस्ट के साथ भी। इन्हें भी एक नामचीन आर्ट इंस्टीट्यूट ने 3 बार रिजेक्ट किया, पर रिजेक्शन से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो किसी इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं रहे और खुद अपने अमेजिंग टैलेंट से एक आर्ट इवॉल्व की और बनाई 3D आर्ट। और इनकी बनाई 3D आर्ट के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। यस, ही इज इंडियाज यंगेस्ट 3D कलाकार। मेरा नाम सुशांत सुशील राणे है और मैं बॉम्बे से हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने नवंबर 2015 से स्टार्ट किया 3D आर्ट बनाना। मुझे 3D आर्ट नहीं बनाना था, मुझे सिर्फ रियलिस्टिक पेंटिंग बनानी थी। मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। OMG, ऐसी कलाकारी खुद ही सीख डाली। इंटरनेट और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे सुशांत ने सब एक्सप्लोर कर डाले
और सिर्फ एक ही महीने में इस आर्ट का मास्टर बन गया। डूड, मैं तो कह रहा हूं ये गिफ्टेड चाइल्ड है यार। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 2D और 3D ड्राइंग में विजिबल डिफरेंस ये है कि 2D ड्राइंग फ्लैट होती है, वहीं 3D ड्राइंग ऐसी लगती है मानो जैसे पेज से उभर कर बाहर आ रही हो। सुशांत, क्या पेंटिंग बनाते हो यार तुम? ये सिर्फ कैमरा ट्रिक नहीं है गाइस, आई थिंक इसमें कोई सॉलिड टेक्निक लगती होगी। देखिए, 2D ड्राइंग सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पर बनती है, पर सुशांत अपनी 3D ड्राइंग बनाते हैं जेड एक्सिस को भी ऐड करके, ताकि वो रियल लगे। ये हाइलाइट, शैडोज और मिड टोन्स को ऐड करके अपनी ड्राइंग को डेप्थ और जरूरी टेक्सचर देते हैं। मैं डिफरेंट मीडियम्स यूज़ करता हूँ जो 3D और रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं मार्कर और कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कलर पेंसिल के ऊपर मार्कर चला नहीं सकता। सो मुझे पहले मार्कर यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद मैं कलर पेंसिल और उसके ऊपर फिर मैं वाटर कलर यूज़ करता हूँ। सो वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेप आप ले रहे हैं। सुशांत घरों में मिलने वाले डेली ऑब्जेक्ट को ब्यूटीफुली कैनवस पे उतारते हैं, और तो और वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, कैरिकेचर एंड ग्रेफाइट और कलर पेंसिल से पोर्ट्रेट भी कमाल के बनाते हैं। गाइस, सुशांत आज एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। कई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने सुशांत को कवर किया, जिससे वो वर्ल्ड फेमस भी हो गया। सुशांत भले ही सोशल मीडिया स्टार हो, पर घर में ये कलाकार किसी नॉर्मल 19 साल के शरारती लड़के की तरह ही है। भाग सुशांत भाग! जब दिमाग में इतनी कलाकारी हो और नटखट दिल हो तो घर में मस्तियां तो होती रहेंगी। आर्ट कॉलेज में 3 बार रिजेक्ट होने के बावजूद भी उसके जोश में कोई कमी नहीं आई। इंटरनेट सेंसेशन सुशांत कैनवस पर दुनिया में किसी भी चीज को 3 डायमेंशनली उतार सकता है, और अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी असली है और कौन सी पेंटिंग। हैट्स ऑफ मेरे 3D कलाकार। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई लोगों को रिजेक्शंस मिल चुके हैं। शूटिंग चल रही है और मैं हाँ शूटिंग चल रही है, देखो मैं डिस्टर्ब मत करना प्लीज। हाँ, हीरो कौन है? हीरो मैं हूँ, ये मेरा शो है। टीवी में आते हो? हाँ, टीवी में ही आते हैं। ये देखो, ये सब मेरे को देख रहे हैं, बंदर को नहीं देख रहे पेड़ पे बैठे। पर फिर भी फेमस नहीं हूँ। कोई नहीं, मेरा दोस्त है, उसका न्यूज़पेपर निकलता है, उसमें आपका इंटरव्यू करा दूंगा, आप भी फेमस हो जाओगे। आपका दोस्त जो है उसका न्यूज़पेपर निकलता है? हाँ निकलता है। लेकिन वो तो आपकी उम्र का होगा ना, छोटा सा बच्चा। हाँ तब भी निकलता है। हाँ। आइए इन लोगों को भी दिखा देते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर निकालते हैं। अंकल नमस्ते। हमने सुना आपके यहाँ एक अच्छा काम करता है। कोई मदद नहीं करवाता मैं। आप झूठ बोल रहे हो अंकल। क्या बात है, बड़ी धांसू पड़ताल कर रहे हैं। कौन है ये बच्चे? ये जासूसी करके कहाँ जा रहे हैं? ओहो, लगता है ये इनकी डिटेक्टिव एजेंसी है। अरे नहीं, यहाँ पे तो ये बच्चे कुछ सीरियस डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं। क्या लिखा है? बालकनामा? जो होमलेस बच्चे हैं, जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, जो सड़क पे रहते हैं, उनके पास तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हम सर के हम कामकाजी बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारी बात को कौन रखेगा। तो क्यों नहीं हम अपने एक अखबार को शुरुआत करें। उन बच्चों ने वो शुरुआत किया 2003 में। वाह क्या बात है। बालकनामा एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसे ये डेयरिंग स्ट्रीट किड्स खुद ही रन करते हैं। यार मुझे तो कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। इमेजिन, एक फुल फ्लेजेड न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स, एडिटर्स और फोटो जर्नलिस्ट भी सभी ये स्मार्ट बच्चे हैं। डिटेल में सुनिए इन महारथियों मिनी रथियों का जॉब प्रोफाइल एक्चुअली है क्या। सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम फैजान है, मैं बातमी रिपोर्टर हूँ। बातमी रिपोर्टर ये होता है जो जहाँ पर कोई घटना हो रही है, मतलब कोई बच्चों से काम करवा रहा है, मैं खबरें ढूंढता हूँ, खबरें ढूंढ के समूह भैया को बताता हूँ, वो छापते हैं। अच्छा बेटा, तो खबर खोजी हो तुम। बातूनी रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इंटरेस्टिंग खबरें राइटर रिपोर्टर्स को बताते हैं, और फिर राइटर रिपोर्टर्स उसकी तह तक जाकर पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। कहीं अटके तो एडवाइजर्स की हेल्प ले लेते हैं। एंड देन कम्स द बिग डे। महीने की 25 तारीख को महा एडिटोरियल मीटिंग होती है, जिसमें डिस्कस एंड डिसाइड होता है कि कवर पेज और बाकी पेजेस पे कौन कौन सी स्टोरीज छपेंगी। ये न्यूज़ भी एक अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। वाह,
क्या जबरदस्त फौज है इन बच्चों की। इनके माइंड ब्लोइंग फोकस और सुपर सिस्टमैटिक प्रोसेस से आपको तो पता चल ही गया होगा कि ऐसी वैसी मामूली खबरें नहीं छापते होंगे। ये एक्चुअली स्ट्रीट पर रहने वाले बच्चों की प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उनकी डिफिकल्टीज और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में छापकर उनकी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं। 1 साल पहले अभी मैं यूके गया, लंदन होकर आया, जहाँ पे इंटरनेशनल कंसंट्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और बच्चों की बात वहाँ पे रख कर आया हूँ। तो एक ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और अचीवमेंट की बात है कि एक स्ट्रीट का बच्चा यूके में जाके और प्रतिनिधि कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे वाह विजय जी, क्या विजय प्राप्ति की है आपने। 2003 में बालकनामा स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में सिर्फ 2 पेज का हिंदी एडिशन पेपर था जो हर 3 महीने में निकलता था, पर धीरे धीरे पेजेस बढ़कर 4 हुए, फिर 8 हुए और अब 16 पेजेस का मंथली न्यूज़पेपर हो गया है, जिसकी कीमत है सिर्फ 5 रुपए। और 2014 से इन्होंने इंग्लिश एडिशन भी शुरू किया है और आज हर महीने बालकनामा की 8000 कॉपीज बिकती हैं। बालकनामा छपने के बाद क्या होता है, ये सुनिए शन्नो से। सबसे पहले हमारा मकसद यही होता है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को वो पहुंचाना अखबार, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी कम्युनिटी में क्या क्या खबर छपी है और उनके बारे में क्या लिखा गया है। जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो वहीं पे हमने जो हमारे रिपोर्टर हैं वो उनको पढ़ के बताते हैं। हर एक पुलिस स्टेशनों में हम जाके पहुँचाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन है सबसे पहले संपर्क में पुलिस के आता है। शुरुआत हुई थी दिल्ली में और अब देखिए ये नेटवर्क कितना फैल गया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी में भी इस न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। OMG, ये मेरा इंडिया। एनजीओ चेतना का ये बेमिसाल इनिशिएटिव बालकनामा, जिससे स्ट्रीट और वर्किंग चिल्ड्रन अपनी बात बिंदास होकर दुनिया को सुनाते हैं। इस न्यूज़पेपर ने ना सिर्फ इन बच्चों को अपनी आवाज दी है, बल्कि इन्हें लाइफ में एक मकसद दिया है और फ्यूचर की एक नई राह भी दिखाई है। इनका इस खूबसूरती से एक न्यूज़पेपर चलाने का ये सिस्टम वाकई लाजवाब है। छोटे छोटे बच्चे पेपर पब्लिश कर रहे हैं। 75 साल की महिला जो है वो मार्शल आर्ट्स करती भी हैं और सिखाती भी हैं। कोई 3D पेंटिंग बना रहा है तो कोई एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहा है और डिग्री पे डिग्री हासिल किए जा रहा है। और मुझे देख लो, एंकरिंग और होस्टिंग के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तू है मेरे पे, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं कुछ नया सीखूंगा। जब तक मैं ये नया सीख रहा हूँ, आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। हेलो एंड वेलकम बैक टू OMG ये मेरा इंडिया सीजन 2। दोस्तों, कोची ने बहुत सारे लोगों को वेलकम किया। पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और अब आया है कृष्णा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ऐसे ही 2016 में मैं पूरे हिंदुस्तान को डिस्कवर करने जा रहा हूं। लेकर आऊंगा आपके लिए अमेजिंग स्टोरीज। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट जस्ट डोंट ट्रबल योर फादर, बिकॉज मदर का तो सलमान भाई बोलते ही रहते हैं। सी यू। बसंती, टांगा निकाल। चलो ड्राइवर, इंडिया घूमे।